नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास कृषि समाचार में। तालाब के किनारे फलों एवं सब्जियों की खेती है लाभदायक। खाली पड़े खेत में तरबूज के उन्नत प्रभेद से करे खेती। औषधीय गुणों से भरपूर काली हल्दी की खेती। बढ़ती आबादी और कम होती जमीन हमारे अन्नदाताओं के लिए चिंता का विषय बन गया है। इसलिए जरूरी है कि उपलब्ध भूमि में ही अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाए। किसान भाई, तालाब में मछली पालन और इसके किनारे नींबू, केला, अमरूद एवं सब्जियों की खेती समेकित कृषि प्रणाली का एक ऐसा मॉडल है जिससे आप दोहरी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तालाब के किनारे पौधे लगाने से इसमें सिंचाई की भी आवश्यकता नहीं होती है। तालाब की गाद को अगर पौधों में डाला जाए तो वह लाभकारी साबित होता है। दरअसल इसकी मिट्टी में जीवाश्म की अत्यधिक मात्रा होती है और साथ ही मिट्टी में पानी शोषण की भी क्षमता अधिक होती है। जल संकट से जूझ रहे आज के समय में तालाब के किनारे खेती करना समय की मांग बन चुकी है, क्योंकि एक तरफ जहां अधिक उत्पादन होने से किसान भाइयों की आय बढ़ेगी, वहीं दूसरी तरफ वर्षा के पानी को संग्रह कर फसलों की पैदावार बढ़ाने में काम आएगी। किसान भाइयों, अगर जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां सामने है तो मौसम से लड़ते हुए खेती करने में समाधान भी सामने है। बस जरूरत है तकनीक अपनाने की। खेती की एक ऐसी ही तकनीक है पौधों की रस्सी के सहारे एक कतार में लगाना। इस विधि से खेती करने पर पौधे एक कतार में होते हैं, जिससे सिंचाई करने में काफी सुविधा होती है और पानी की भी बर्बादी कम होती है, जिससे पानी की अत्यधिक बचत होती है। गर्मियों के मौसम में तरबूज का सेवन बहुत ही लाभदायक होता है। इसमें करीब 97% तक पानी की मात्रा होती है। इससे हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी पूरी होती है। बढ़ती मांग के कारण किसान भाई तरबूज की उन्नत किस्मों को अपनाकर खेती करते हैं तो उन्हें उत्पादन का अत्यधिक लाभ मिलता है। गर्मी के मौसम में खेत खाली रहते हैं, ऐसे में तरबूज की खेती के लिए किसानों को अच्छा खासा समय मिल जाता है। 2 से 2.5 माह में यह पूरी तरह तैयार हो जाता है। इसके बाद किसान इससे अच्छी आमदनी कमाकर अपने आय को बढ़ा सकते हैं। किसान रबी और खरीफ के बीच के समय में अपने खेत में तरबूज की खेती करके करीब 3.25 लाख रुपए तक कमा सकते हैं, बशर्ते तरबूज की उन्नत किस्मों की बुआई करें और खेती का सही तरीका अपनाएं। तरबूज की खेती की खास बात यह है कि इसे कम पानी, कम खाद और कम लागत में उगाया जा सकता है। तरबूज की कई उन्नत किस्में होती है जो समय से पहले तैयार हो जाती है, यानी कम समय में तैयार हो जाती है और उत्पादन भी बेहतर देती है। इन किस्मों में प्रमुख किस्में सुगर बेबी, अर्का ज्योति, W19, पूसा बेदाना और अर्का मानिक है। फव्वारा सिंचाई एक बहुत ही प्रचलित विधि है जिसके द्वारा पानी की लगभग 30 से 50% तक की बचत की जा सकती है। फव्वारा सिंचाई पद्धति द्वारा पानी का हवा में छिड़काव किया जाता है और यह पानी भूमि की सतह पर कृत्रिम वर्षा के रूप में गिरता है। स्प्रिंकलर सेट का पानी छिड़कने वाला नोजल हमेशा घूमता रहता है, जिससे उसके आसपास की पौधों को पानी की आवश्यकता के अनुसार मिलता है। खास बात यह है कि इस यंत्र को एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से ले जाया जा सकता है। खबरें खेती में आगे बढ़ते हुए आज आपकी मुलाकात वैशाली जिले के सफल किसान शंकर किशोर चौधरी से। वैसे तो शंकर चौधरी ओल की विभिन्न प्रजातियों की खेती के लिए वैशाली जिले में मशहूर है, लेकिन इसके अलावा शंकर चौधरी काली हल्दी की भी खेती करते हैं। शंकर चौधरी बताते हैं कि काली हल्दी कई रोगों के लिए काफी लाभकारी होता है और खास बात यह है कि मधुमेह और चर्म रोगों से संबंधित मरीजों के लिए यह काफी उपयोगी साबित होता है। काली हल्दी की अच्छी उपज के लिए 8 से 10 क्विंटल प्रकंद प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इसके अलावा प्रकंदों की अच्छी बढ़वाड़ के लिए मिट्टी चढ़ाना भी बहुत जरूरी होता है। ये हल्दी है जिसकी प्रजाति का नाम है राजेंद्र सोनिया।
इसकी उत्पादन सबसे अधिक देश में जितनी भी प्रजाति है उसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन इसमें ज़्यादा है। कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है, ऑयल की मात्रा ज़्यादा है। इससे किसान को उत्पादन ज़्यादा अधिक होगा तो इसकी इनकम भी ज़्यादा होगा। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। आइए एक नजर डालते हैं अब राजधानी पटना के सब्जी मंडी में और जानते हैं हरी सब्जियों के ताजा भाव। नेनुआ 2600 से 3000 रुपए प्रति क्विंटल, परवल 4000 से 4500 रुपए प्रति क्विंटल, टमाटर 1800 से 2200 रुपए प्रति क्विंटल, करेला 3200 से 3500 रुपए प्रति क्विंटल, खीरा 1800 से 2200 रुपए प्रति क्विंटल। और कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान? एक नजर मौसम के मिजाज पर। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना व्यक्त की गई है। इस मौसम में किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे खेत में खड़ी फसलों में रोग के लक्षणों वाले पौधों को हटा दें ताकि शेष फसल सुरक्षित रह जाए। इस मौसम में मूंग की फलियों में कीड़ों के संक्रमण की संभावना बनती है। अगर मूंग की फसल पत्ती बोरर से संक्रमित है तो फोरेनोफोस 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल मिलाकर आसमान साफ रहने की स्थिति में छिड़काव अपने फसलों पर अवश्य कर दें। नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, अभी आपने कृषि समाचार के माध्यम से कृषि जगत की तमाम नई हलचलों को जाना, साथ ही साथ सफलता की नई कहानी, मंडी भाव और मौसम के विषय में भी जानकारी हासिल की। तो इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में। संक्रामक गर्भपात खास तौर पर दुधारू पशुओं में होने वाला रोग है जिसे ब्रुसेलोसिस के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग से ग्रसित दुधारू पशुओं में समय से पूर्व गर्भपात हो जाता है। इस रोग का प्रभाव अन्य पशुओं और साथ ही साथ मनुष्यों पर भी होता है। तो आइए आज हम इसी विषय के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे हमारी कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर सविता कुमारी से। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, कृषि के क्षेत्र में पशुपालन काफ़ी मायने रखता है और आज का जो हमारा विषय है वह पशुपालन से ही संबंधित है और उस विषय पर हम प्रकाश डालेंगे। जो विषय है हमारा आज का वह कि संक्रामक जो गर्भपात होता है पशुओं में उसके क्या कारण हैं और मनुष्यों पर उसका क्या प्रभाव है, और इसके बारे में विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सविता कुमारी, जो सह प्राध्यापक हैं बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में। मैडम, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने आज के विषय के बारे में अपने किसान भाइयों को बतलाया कि पशुओं में जो संक्रामक गर्भपात होता है, दुधारू जो पशु हैं, तो ये संक्रामक गर्भपात क्या है? संक्रामक गर्भपात एक जीवाणु जनित बीमारी है जो कि ब्रुसेला नामक बैक्टीरिया के विभिन्न स्पीसीज से होता है, जैसे कि ब्रुसेला अबॉर्टस, ब्रुसेला मेलिटेंसिस, कैनिस, ब्रुसेला सुइस इत्यादि ब्रुसेला के ये से होता है, जीवाणुओं से होता है। या इसे अगर हम बोले तो ये ब्रुसेलोसिस होता है, जिसे कि बोलचाल की भाषा में संक्रामक गर्भपात बोलते हैं। और ये बीमारी जो है पशुओं में, खास करके गाय भैंस में गर्भपात और बांझपन की समस्या लाने के लिए जाना जाता है। इस बीमारी से दूध उत्पादन पे और पशुओं के स्वास्थ्य पे काफ़ी असर पड़ता है। मैडम, संक्रामक गर्भपात जो दुधारू पशुओं में आपने बतलाया कि ये क्या है और क्यों होता है, तो इसके कौन कौन से प्रमुख लक्षण हैं जिससे ये पहचान की जा सके, हमारे किसान भाई इसकी पहचान कर सके कि संक्रामक गर्भपात से हमारा पशु जो है वो ग्रस्त हो चुका है? तो इसके लक्षण कौन कौन से हैं? संक्रामक गर्भपात, जैसा कि मैंने बताया कि ये पशुओं में बांझपन और गर्भपात की समस्या करता है। यह पशुओं में जो मेन खास करके गाय भैंस में, दुधारू पशु में बांझपन की समस्या पड़ता है। इस बीमारी में जो सबसे प्रमुख लक्षण दिखता है वो गर्भावस्था के अंतिम ट्राइमेस्टर में, यानी कि 7 से 9 माह के अवस्था में पशुओं में गर्भपात हो जाता है। यदि गर्भपात नहीं भी होता है तो कमज़ोर पशु या मृत पशु का जन्म होता है। साथ ही साथ पशु में क्या होता है कि जो पशु इस बीमारी से ग्रसित होते हैं उनमें दुग्ध उत्पादन घट जाता है, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है और पशु
में जर रुकने की समस्या हो जाती है। पशु जो है उनका जर जो है पशु का जर रुकने की समस्या हो जाती है, उनके गर्भाशय में बीमारी हो जाती है और वो संक्रमण उसमें हो जाता है और इस कारण से पशु जो है आगे भी बांझपन की समस्या से जूझते हैं। साथ ही साथ नर पशुओं में क्या होता है कि नर पशुओं के अंडकोश में सूजन आ जाता है, उनके पैरों के जोड़ों में सूजन आ जाता है और पशु में लंगड़ापन होने लगता है। साथ ही साथ पशु जो है इस बीमारी में पशु में क्या होता है कि ये बैक्टीरिया जो है पशु के गर्भाशय में मौजूद रहता है और जब पशु गाभिन होती है तो ये उसके गर्भ में को जाकर प्रभावित करती है और इस बीमारी में गर्भपात जो होता है उसमें जो जर जो गिरता है वो चमड़े जैसा उसका अपीयरेंस होता है, उसका जो चमड़े जैसा उस प्रतीत होता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण दिखता है। और इस तरह से हम इस बीमारी को अगर किसी पशु में अंतिम ट्राइमेस्टर में अंतिम गर्भावस्था के 7 से 9 महीने में गर्भपात होता है तो हमें सबसे पहला शक ये करना चाहिए कि कहीं इस पशु में संक्रामक गर्भपात की तो बीमारी नहीं है। इस बीमारी से अगर कोई पशु ग्रस्त हो चुका है तो इसके लिए हमारे किसान भाई कौन सा वो उपाय अपनाएं जिससे हमारा पशु स्वस्थ रह सके, मतलब इसके बचाव के कौन कौन उपाय हैं? ये बीमारी एक बार हो जाने पे जो बीमार पशु है उसमें हमेशा जीवाणु का रहता है और वो अपने स्राव के माध्यम से दूध के माध्यम से उसको बाहर निकालते रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम पशुओं को इस बीमारी से बचाव करें और इस एक बार बीमारी हो जाने पे इसका कोई बहुत अच्छा उपचार नहीं है। इसलिए इसका बचाव के लिए ज़रूरी है कि हम पशुओं का टीकाकरण करवाएं। इस बीमारी से बचने के लिए मादा पशुओं में यानी कि बाछियों को 4 से 8 माह की उम्र में हम टीकाकरण करते हैं और ये एक बार ही सिर्फ इसका टीकाकरण किया जाता है और ये आजीवन इससे इसकी बचाव होता है। जबकि नर बाछियों में हम इसका टीकाकरण नहीं करते हैं और यह टीकाकरण सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। सरकार भी इसके बचाव के लिए काफ़ी प्रयत्नशील है और इसके लिए इस रोग का ब्रुसेलोसिस रोग का नियंत्रण के लिए सरकार हमेशा कार्यक्रम चला रही है, रोग निवारण कार्यक्रम चला रही है और इससे ज़रूरी है बचाव के लिए कि जो बीमार पशु हैं उनको हम अलग कर दें, उनके संपर्क में दूसरे पशु को ना आने दें। मैडम, मनुष्यों पर प्रभाव के बारे में अगर हम बात करें तो इस बीमारी का जो प्रभाव है तो उससे मानवीय जीवन कितना प्रभावित होता है? अगर हम दुधारू जो हमारी जो पशुएं हैं अगर इस बीमारी से ग्रस्त हैं तो उसका अगर हम दूध सेवन करते हैं तो क्या मनुष्यों से ये पशुओं से ये मनुष्यों को भी प्रभावित कर सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ये जूनोटिक बीमारी है जो पशुओं से मनुष्यों में भी हो सकता है, खास करके वेटनरियन फार्मर्स जो पशुपालक हैं या फिर जो बुचड़ खाने में काम करते हैं उनमें ये बीमारी होने की ज़्यादा संभावना है। इस बीमारी से ग्रसित होने पे मनुष्यों में तेज फीवर होता है, बुखार होता है जो कि उतरता चढ़ता घटता रहता है। इसे माल्टा फीवर या फिर बैंक डिजीज भी कहते हैं, अंडुलेंट फीवर कहते हैं और इसमें पसीना आना, कमजोरी होना, कमर दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, इस तरह के लक्षण जो है मनुष्यों में देखा जा सकता है। इससे बचाव के लिए ज़रूरी है कि कच्चे दूध का सेवन ना करें और जो पशु का जो स्राव होता है उससे बचकर रहें। तो जब भी पशु को हैंडल करें, खास करके चिकित्सक, तो एप्रन पहने, मास्क लगाएं और ग्लव्स पहने, तब उनका पशुओं का देखभाल करें और उनका उपचार करें। तो देखा किसान भाइयों, कितनी विस्तृत जानकारी इस रोग के बारे में और इससे बचाव के बारे में हमारी विशेषज्ञ ने बतलाया और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए मैडम आपका हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। तो किसान भाइयों, अभी आपने दुधारू पशुओं में होने वाले संक्रामक गर्भपात नामक रोग के विषय में विस्तार से जानकारी हासिल की। इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में और जानेंगे कि किसानों की आमदनी और उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं में कृषि विज्ञान केंद्र की क्या भूमिका है। तो आइए इस सिलसिले में जानकारी हासिल करते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर DV सिंह से।
हमारा देश कृषि प्रधान देश है, ये तो हम सभी जानते हैं। और हमारे देश में लगभग 55 से 60% लोग कृषि कार्य में संलग्न हैं। यही वजह है कि जगह जगह पर कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए हैं। लेकिन कई हमारे किसान भाई ऐसे हैं जो इसकी उपयोगिता के बारे में नहीं जानते हैं और अपनी आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए यह भी नहीं जानते हैं। तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रधान वैज्ञानिक अटारी पटना से डॉक्टर DV सिंह। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। बहुत बहुत नमस्कार सभी किसान भाइयों को। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को यह बताइए कि कृषि विज्ञान केंद्र एक्चुअली है क्या? भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से पूरे देश के अंदर कृषि विज्ञान केंद्रों का एक जाल बिछाया गया है। पूरे देश के अंदर 731 कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो भारत में कार्य कर रहे हैं, जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसके अंतर्गत आते हैं। और जो 731 कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके जो होस्ट इंस्टीट्यूट हैं उसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अलग अलग जो संस्थान हैं वो, और जो हमारे राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं वो, साथ ही साथ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनके द्वारा, और हमारे नॉर्थ ईस्ट में हम देखेंगे तो हमारे जो स्टेट डिपार्टमेंट हैं कुछ वो कृषि विज्ञान केंद्र चलाते हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र के क्या क्या कार्य हैं और यह किसानों को किस प्रकार सहायता करता है, यह भी हमारे किसान भाइयों को विस्तार पूर्वक बताइए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक जिले के अंदर एक कृषि विज्ञान केंद्र भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है। कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर 2 कृषि विज्ञान केंद्र भी हैं। और हम यदि बिहार स्टेट की बात करेंगे तो हमारे जो राज्य है उसमें 38 जिले हैं, पर जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो हमारे 44 कृषि विज्ञान केंद्र बिहार जो राज्य है उसमें कार्य करते हैं। तो जहां पर जो बड़े जिले हैं वहां पर 2 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, और जहाँ पर छोटे जिले हैं वहाँ 1 कृषि विज्ञान केंद्र है। ऐसे कृषि विज्ञान केंद्र काम करते हैं। और जहाँ तक जो कार्य की बात है तो हम देखते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र का पहला काम है कि पूरे देश के अंदर जो हमारे 112 कृषि से संबंधित जो अनुसंधान संस्थान है और 74 कृषि जो विश्वविद्यालय हैं उन पूरे विश्वविद्यालय में और अनुसंधान संस्थान में कोई भी ऐसा नया अनुसंधान हुआ है जो उस ज़िले के किसानों के लिए उपयुक्त है, उस ज़िले की जो कृषि है उसकी दशा को बदल सकता है, उस ज़िले के जो किसान हैं उनको जो समस्या हैं उसके समाधान के लिए काम आ सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में कृषि विज्ञान केंद्र का दायित्व होता है कि वो जहाँ से वो तकनीकी निकली है, चाहे वो जो हमारा कृषि विश्वविद्यालय है, चाहे वो कोई अनुसंधान केंद्र है, वहाँ से उस तकनीकी को ला करके हमारे ज़िले के किसानों के खेत पर छोटे छोटे प्लॉटों में उस तकनीकी को प्रयोग करना और देखना कि उस ज़िले की जो भौगोलिक परिस्थिति है, जो वहाँ की पर्यावरण स्थिति है, उस परिस्थिति के हिसाब से वो तकनीकी क्या किसानों को ज़्यादा फायदा दे सकती है, ऐसा एक प्रमुख कार्य करता है। साथ ही साथ उसके बाद हम देखते हैं कि जो यदि टेक्नोलॉजी अच्छी है और वो सक्सेसफुल उस ज़िले के किसानों के लिए सहायक है तो उस तकनीकी का बड़े स्केल पर प्रदर्शन स्थापित करना, जिन प्रदर्शनों के माध्यम से किसान के अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है और वो सीखते भी हैं कि ये तकनीकी हमारे लिए कैसे अच्छी है, तो साथ ही साथ प्रदर्शन करना। और तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है कि जो हमारे ज़िले के किसान भाई हैं, जो महिलाएं हैं और जो युवा हैं, उनको अच्छे प्रशिक्षण प्रदान करना जिससे वो नई तकनीकियों के बारे में सीख पाएँ। हमारे जो युवा हैं उनको रोजगार परक कैसे नए व्यवसाय मिल पाएँ, और साथ ही साथ जो हमारे स्टेट डिपार्टमेंट के जो एक्सटेंशन फंक्शनरीज हैं उनको ज्ञान का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट हो, उस पर भी कृषि विज्ञान केंद्र काम करता है। और चौथा जो कार्य है कि अच्छे क्वालिटी के बीज और जो प्लांटिंग मटेरियल है, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र पर, हर कृषि विज्ञान केंद्र पर लगभग 20 हेक्टेयर जो ज़मीन होती है, उस ज़मीन में उस ज़िले के लिए कौन सी अच्छी वैरायटी हैं, कौन सी क्रॉप की वैरायटी है जो उस ज़िले के जो उत्पादकता है उसको बढ़ा सकती है। तो अच्छा क्वालिटी का बीज और साथ ही साथ जो प्लांटिंग मटेरियल है उसको तैयार करना, जिससे वहाँ के जो किसान हैं उनको अच्छा बीज और प्लांटिंग मटेरियल उपलब्ध कराया जा सके। जैसा कि डॉक्टर साहब आपने बताया कि किसान जो है
सारथी पोर्टल के द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ सकते हैं, इससे लाभ ले सकते हैं। तो और किस प्रकार अगर किसानों को जुड़ना हो तो किस प्रकार जुड़ सकते हैं और अपनी आमदनी को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में भी बताएंगे। कृषि विज्ञान केंद्र में एक हमारी जो साइंटिफिक टीम है उसमें एक जो वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष होते हैं और 6 अलग अलग विषयों के वैज्ञानिक होते हैं। उसमें हमारे फसल से संबंधित भी वैज्ञानिक हैं, हमारे पशुपालन से भी संबंधित हैं, बागवानी से भी संबंधित हैं, गृह विज्ञान से भी संबंधित हैं और जो फसलों में बीमारी रोग लगते हैं उनसे भी संबंधित हैं और जो हमारा जो मछली उत्पादन है उससे भी संबंधित है। तो अलग अलग विषयों के 6 एक्सपर्ट हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों पे होते हैं जो कि पूरे ज़िले की परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। हमारे किसान भाई, पूरे ज़िले का कोई भी किसान भाई है, चाहे वो छोटे किसान हैं चाहे वो बड़े किसान हैं, वो कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर के वहाँ पर जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ कृषि विज्ञान केंद्र में बहुत सारी ऐसी डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट होती हैं जो उस ज़िले में खेतीबाड़ी हो रही है उसकी परिस्थिति के हिसाब से बनाई जाती हैं और उन टेक्नोलॉजी को जाकर के, उन डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट को जाकर के जब कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे किसान भाई देखते हैं तो पाते हैं कि जो चीज़ कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर हो रही है 10-5 किलोमीटर यदि उनका गांव है तो वो उन गांव में भी आराम से हो सकती है। तो हमारे किसान भाइयों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है और कोई भी किसान जो कृषि विज्ञान केंद्र में जाएगा तो वहाँ से निश्चित ही जो वैज्ञानिक तकनीकी और वैज्ञानिक ज्ञान है वो कृषि विज्ञान केंद्र की टीम से लेकर के आते हैं, चाहे वो पशुपालन से संबंधित हो, चाहे वो बागवानी से संबंधित हो, चाहे वो फसलों से संबंधित हो। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र सहायता करता है, चाहे बागवानी हो या फिर पशुपालन या फिर खेतीबाड़ी हो, सभी में सहायता करता है कृषि विज्ञान केंद्र। लेकिन एज ए कृषि वैज्ञानिक मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर किसान भाई अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहे तो इसके लिए वो क्या करे? खेती जो व्यवसाय है उसको कैसे और अधिक अच्छा बनाया जाए, लाभकारी बनाया जाए, उसके लिए हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि जितना उनके पास ज़मीन है और जितना उनके पास संसाधन है उसको व्यवस्थित तरीके से कैसे उपयोग में लाना है। यदि किसी के पास 2 बीघा ज़मीन है तो 2 बीघा ज़मीन में हमें धान या गेहूं नहीं करना है, हमें देखना है कि परिस्थिति के हिसाब से यदि वो फूल भी कर सकते हैं, वहाँ पे सब्जियों की भी खेती कर सकते हैं, दालों की भी खेती कर सकते हैं और अनाजों की भी खेती कर सकते हैं। यदि उनके अनुकूल है, ऐसी परिस्थिति के हिसाब से उनको खेती वहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, उससे एक तो वर्ष भर कुछ न कुछ उनको पैसा मिलेगा और साथ ही साथ जो आज पर्यावरण की स्थिति है कि कभी ज़्यादा बरसात आ जाती है, कभी ज़्यादा सूखा आ जाता है, ऐसी परिस्थिति से भी बच पाएंगे। और साथ ही साथ खेती करते हुए ध्यान देना है कि हमें पशुपालन को ज़रूर जोड़ना है, क्योंकि जो पशुपालन है वो किसान की निश्चित आय का एक पक्का साधन है। इसीलिए पशुपालन को भी जोड़ना है और साथ ही साथ जो अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट है उसको भी यदि किसान तैयार करेंगे तो बाज़ार से अच्छा दाम भी पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आपने हमारे कृषि वैज्ञानिकों को इतनी अच्छी सलाह दी। तो किसान भाइयों, कृषि की जानकारियों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है, लेकिन इस वादे के साथ आपसे लेंगे विदा कि कार्यक्रम के अगले भाग में हम फिर से मौजूद होंगे कृषि की कुछ ऐसी ही नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@gmail.com और kddkpatna@gmail.com। जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है, तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन के साथ जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल के बेहतर शुरुआत की, छेड़ो बातें बदलाव की। जल्द आ रहा है एक नए रंग रूप में